अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल चौधरी और आप देख रहे हैं द कंफर्ट एंटरटेनमेंट चैनल। मैं हूं आपका होस्ट। हम जो अब आज वर्किंग स्टार्ट करने जा रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों, बहनों और भाइयों, वो है फ़ीमेल स्टाफ टीचर पर। फीमेल स्टाफ टीचर पर इसलिए वर्किंग करने जा रहे हैं क्योंकि इनमें और मेल टीचर्स में कुछ बेटवीन डिफरेंस है। क्योंकि वो बेटवीन डिफरेंस ये है कि 3 माह की गवर्नमेंट की जो है वो कंफर्म जो है वो हॉलीडेज़ मिलती हैं, छुट्टियाँ मिलती हैं, उन पे कन्वेंस अनाउंस करता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। और इसके अलावा जो फीमेल स्टाफ जो है मैटरनिटी लीव पे जाती हैं उनका भी कन्वेंस अनाउंस करता है। तो ये मेडिकल जो हजरात हैं, मेडिकल से रिलेटेड हैं, उनको तो फिक्स है 16 स्केल तक जो है वो 5000 रुपीज़ है, उससे अबव का डिफरेंट है। सो जो है आप जब भी अपनी वर्किंग स्टार्ट करने लगें तो आपने अपना देख लेना है कि अगर आप मेडिकल लीव पर गए हैं तो अपना जो कितने अर्सा मेडिकल लीव पर गए हैं और अपना आपका जितना कन्वेंस अलाउंस कटा है वो आप अपने जो है अकाउंट डिपार्टमेंट से कन्वेंस अलाउंस के हिसाब से जो है वो सर्टिफिकेट ले लेंगे, ठीक है। और इसके अलावा जो आप हॉलीडेज़ पे गए हैं वो भी आप अपने जो है अकाउंट डिपार्टमेंट से जो है कन्वेंस अलाउंस के हिसाब से जो है 3 माह की छुट्टियों का जो कन्वेंस अनाउंस कटा है वो आपकी, अगर आप डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी में हैं तो वो आपकी पे स्लिप पे लिखा आ जाता है 3 माह में कि कितना कन्वेंस अनाउंस कटा है। अगर आप जो है किसी बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के इदारे में काम करते हैं, जैसे दानिश स्कूल हो गया या कोई और ऐसा स्कूल हो गया या कॉलेज हो गया या यूनिवर्सिटी हो गई, तो फिर जो है आपको अपने अकाउंट डिपार्टमेंट से लेना पड़ेगा जो बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट का होगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपनी वर्किंग और लॉगिन होते हैं। लॉगिन होने के बाद हमने जो बेसिकली जो हमें वो वर्क करना है, वो वर्क ये करना है कि हमने आपको बताना है कि 2019 और 20 के रिटर्न के मुताबिक जिन लोगों की सैलरी 6 लाख से बिलो होगी, मतलब 5,99,000, उन पर टैक्स नहीं होगा। और जिनकी 6 लाख से अबव हो जाएगी, मतलब 6,01,000 भी हो गई, तो उन पर टैक्स जो है वो शामिल होगा। तो आइए हम अपनी जो है डिक्लेरेशन की तरफ चलते हैं। डिक्लेरेशन पर इसलिए जाते हैं ताकि जो हम इनकम टैक्स की जो रिटर्न बनाते हैं वो डिक्लेरेशन से ही बनती है। डिक्लेयर मीन दैट कि हम अपनी इनकम के जो इनकम जो हम अर्न करते हैं वो हम डिक्लेरेशन में जाके फिलअप करते हैं, मतलब हम जाहिर करते हैं अपनी कि हमारी इनकम क्या है। तो हम जाएंगे नॉर्मल रिटर्न इंडिविजुअल इस AOPNCOY में और उसको क्लिक कर देंगे। और जो है इसके बाद अपना पीरियड लिखना है। आपने तो 2020 लिखना है, लेकिन 2017 लिख रहा हूँ। जो भी करें वो 2020 का पीरियड करें, जो कि 30 जून के बाद जो है उसकी रिटर्न सबमिट होना शुरू हो जाएंगी। अपनी टाइम पर रिटर्न सबमिट कीजिएगा। अगर आप ऑलरेडी जो गवर्नमेंट के आप एम्प्लॉय हैं और आप ऑलरेडी ही जो है अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न सबमिट कर रहे हैं, क्योंकि खुदा न खास्ता अगर आपको नोटिस आ गया और वो नोटिस इस तरह बढ़ते रहे तो आपको पेनल्टी लग सकती है। और पेनल्टी सम टाइम जो है 20,000 से अबव भी होती है, 1 लाख की भी होती है। डिफरेंट जैसे FBI डिफरेंट किस्म की पेनल्टीज़ रख लेती है, तो उसका कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, वो ईयरली बेसिस पे उनकी पेनल्टी डिफरेंट होती है। तो इसलिए यहाँ पे मैं अपनी जो सैलरी है वो मैं लिख देता हूँ। मेरी सैलरी है 6,55,000 रुपये। तो ये सिर्फ आप लोगों के लिए मैंने 6,55,000 रुपये लिखी है ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। इसको मैं मैनेज करूँगा अपने तरीके से। और इसके बाद हमने चले जाना है रिसीट एंड डिडक्शन पर। अगर किसी फीमेल स्टाफ का जो है, फीमेल टीचर स्टाफ का कोई घर है और उसने रेंट पर दिया हुआ है, तो वो वहाँ पर रेंट रिसीव एंड रिसीवेबल पर जाकर अपनी कोई जो भी उसको ईयरली बेसिस पे या 11 मंथ में, अगर वो 11 मंथ में करेगी तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा, ये जहन में रखिएगा। अगर वो जो है 11 से पूरे साल का करेगी तो जब 1 साल पूरा हो जाता है तो उस पर टैक्स लग जाता है। तो आप देख लें कि अगर आपका यहाँ आपने कोई घर रेंट पर दे रखा है, उसकी कोई अर्निंग हो रही तो यहाँ पे अर्निंग लिखें। अगर अर्निंग नहीं हो रही तो इसको आप छोड़ देंगे। फिर अदर सोर्सेज में चले जाएंगे। आपने अदर सोर्सेज में रिसीट एंड डिडक्शन, मतलब सम टाइम हम बहबूद सर्टिफिकेट से ले लेते हैं बच्चों की शादी के लिए, ताकि हम बच्चों की मौके पे आने पे जो है शादी वगैरह कर सकें। या हम ऐसा करते हैं कि हम जो है अपने कुछ जो अपनी इनकम होती है वो हम जो है क्रेडिट डेबिट प्रॉफिट ऑन डेबिट पर दे देते हैं। जैसे कि ये यहाँ पे 5003 के खाने में लिखा हुआ है, ये देखें कि प्रॉफिट ऑन डेबिट इंटरेस्ट, उस पर दे देते हैं। मीन दैट कि आपने 3 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की थी, 3 लाख की इन्वेस्टमेंट की थी। अब देखें जब से मैं 3 लाख की इन्वेस्टमेंट लिखूंगा यहाँ पर तो ये एग्जेम्प्टेड आ जाएगी। एग्जेम्प्टेड मीन दैट कि आपका जो भी आपको प्रॉफिट ऑन डेबिट हुआ है वो कटौती करके मिलता है। मतलब आपको जो प्रॉफिट
बैंक देगा वो टैक्स पहले ही काट लेता है। अगर वो जो टैक्स काटता है तो आप उनसे वो टैक्स सर्टिफिकेट लें, ताकि वो भी आप एडजस्टेबल टैक्सेस में जाकर लिख सकें और अपने एफबीआर डिपार्टमेंट को बता सकें कि आपने वो टैक्स पे किया है। ठीक है, अब हम चलते हैं नीचे की तरफ। यहाँ पर हम जाएंगे तो डिडक्टेबल अलाउंसेस आ जाएंगे। तो डिडक्टेबल अलाउंसेस में इसलिए जाना है कि यहाँ पर हमने अपने बच्चों की एजुकेशन के हिसाब से यहाँ पर जो है लिखना होता है। अगर आपके बच्चे पढ़ रहे हैं और आप उनकी 64 AB के तहत तो अपने बच्चों की जो है ट्यूशन फ़ीस वगैरह या कुछ और भी यहाँ पे कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे आप। तो मीन दैट कि मेरे बच्चे जो हैं वो सालाना जो है उनका 1 लाख बनता है उनकी एजुकेशन फ़ी का। तो जैसे हम क्लिक करेंगे तो वो कहेगा प्रोवाइड नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन अंडर द एट्रीब्यूट सेक्शन। तो ऐसे है कि एट्रीब्यूट सेक्शन ये है जहाँ पे मेरा कसर है, इसको एट्रीब्यूट सेक्शन कहेंगे। एट्रीब्यूट में जाकर मैंने सबसे पहले अपने बच्चों की तादाद लिखनी है। मेरे बच्चों की तादाद जैसे कि 4 है, और मैंने अपना रेजिडेंशियल स्टेटस लिखना है। रेजिडेंशियल स्टेटस से मुराद ये है कि ऐसे लोग जो कि पाकिस्तान में 7 माह से ज़्यादा अरसा गुजारते हैं वो पाकिस्तानी रेजिडेंट कहलाते हैं, और जो पाकिस्तान में 7 माह से ज़्यादा अरसा नहीं गुजारते बल्कि वो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं तो वो नॉन रेजिडेंट कहलाते हैं। अगर वो नॉन रेजिडेंट होंगे तो वो उस साल की इनकम टैक्स की रिटर्न फिलअप नहीं करेंगे, बल्कि अपनी जब वो रिटर्न सबमिट करेंगे तो वो वहाँ पर 0 कर देंगे कि वो पाकिस्तान में नॉन रेजिडेंट की, जैसे कि यहाँ पर सिंपली यहाँ पे नॉन रेजिडेंट क्लिक करके अपनी जो इनकम टैक्स की रिटर्न है वो फाइल कर देंगे। तो हम यहाँ पे रेजिडेंट पे क्लिक करें क्योंकि हम फीमेल टीचर की जो है इनकम टैक्स की रिटर्न सबमिट कर रहे हैं। तो इसके करने के बाद आपने सेव कर देना है, क्योंकि अगर हम डायरेक्टली हम वापस डाटा पे जाएंगे तो फिर ये वही मतलब जो है एरर देने लग जाएगा कि आपका जो है वो अपने बच्चों की इनकम का हवाले से जो है वो कुछ अपने डिटेल नहीं दी। तो यहाँ पर जो मुझे प्रॉफिट ऑन डेबिट 64 के मुताबिक हुआ था वो 21,000 रुपये हुआ था। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 3 लाख मेरी टोटल इनकम थी, जारी बात है। ये देखें जी 3 लाख पे इन एडमिशनेबल एंड एडमिशनेबल 21,000। ठीक है, मैंने 1 लाख रुपए जो है बड़ा एडमिशनेबल 95,000 है और इन एडमिशनेबल 25,000। ठीक है, ये टोटल मेरा बन गया 26,000। अब इसके बाद मैंने चले जाना टैक्स रिडक्शन पर। टैक्स रिडक्शन पे इसलिए जाना है क्योंकि टीचर्स हजरात यहाँ पे लिखा है, सामने गौर से पढ़िएगा कि फुल टाइम टीचर जो कि फुल टाइम टीचर हैं गवर्नमेंट की तरफ से उनको 40% की जो है छूट है। 40% से अब मैं आपको आसान लफ्ज़ों में समझाऊंगा। अगर आपका टैक्स 100 रुपये बना है तो आपने 40 रुपये टैक्स नहीं देना, 60 रुपये टैक्स देना है जो टोटल बनेगा टैक्स का। तो इस वजह से यहाँ पर ये बाद में फिलअप करेंगे। सबसे पहले हम जाएंगे कंप्यूटेशन में। कंप्यूटेशन में इसलिए जाना है हमने कि हम देख सके कि हमारा टोटल टैक्स कितना है। तो यहाँ पे हमने जो टैक्स जो देखना है वो 9,000 के खाने में देखना है कि टोटल इनकम कितनी बनी है 9,55,000 रुपये, और टैक्सेबल इनकम कितनी है मेरी 9,009 के खाने में लिखा है 26,000 रुपये जो है मैंने अमाउंट सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स, मीन दैट कि मैंने इतना टैक्स देना है। और जो मेरा इनकम टैक्स टोटल बना है वो 32,400 बना है, नॉर्मल इनकम टैक्स जो 32,400 बना है। ठीक है, ये अब मुझे पता लग गया है कि मेरा टोटल जो टैक्स है वो कितना बना है। 32,400 मतलब 6,000 जो है 400 रुपये मेरा टैक्स बना है टोटल जो मेरी सैलरी पर 6 लाख की सैलरी पर 6,55,000 की सैलरी पर 6,400 मेरा इनकम टैक्स बना है। ठीक है, अब हम चलते हैं सीधा एडजस्टेबल टैक्सेस में। एडजस्टेबल टैक्सेस में इसलिए जाना है हमने कि हमने जो अपने टैक्सेस पे किए होते हैं तो वो हमने यहाँ पे लिखने होते हैं। तो देखें जी कैश विड्रॉ फ्रॉम जो है ये बाद में करेंगे, सॉरी। सबसे पहले जाएंगे हम सैलरी फ्रॉम द प्रोविंशियल गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 149। अगर आप सूबाई एम्प्लॉइंग गवर्नमेंट टीचर हैं, सूबाई गवर्नमेंट टीचर हैं, तो आप यहाँ पर अपनी जो है आपकी जो डिडक्शन हुई है वो यहाँ पे लिखेंगे। तो 6400 जो है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी के जितने भी स्कूल्स के एम्प्लॉय हैं उनकी वो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस वाले जो है डायरेक्टली उनकी काट लेते हैं, इसलिए इनकी कटौती का कोई मसला नहीं होता। तो उनकी सैलरी पे ही लिखा आ जाता है। 6400 मीन दैट कि इन्होंने अंडर सेक्शन अपना जो है वो भर चुकी हैं। और उसके बाद यहाँ पे आ रहा है कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक। तो मीन दैट कि अब मैंने कैश विड्रॉ किया है फ्रॉम द बैंक। सो यहाँ पे मैं अपना अकाउंट नंबर लिखूँगा, और अपना अकाउंट नंबर लिखने के बाद ये फ़र्ज़ी अकाउंट नंबर मैं बता दूँगा आपको, और ये HPL है
HPL करके मैंने ओके कर देना है इसको। और इसके आगे मैंने जो अमाउंट निकलवाई थी उस पर जो मैंने टैक्स दिया था, मीन दैट मैंने 4 लाख निकलवाई थी, उसके ऊपर 2400 मैंने टैक्स दिया था, सो मैं यहाँ पे लिख दूँगा। अब एक बार गौर में जहन में रखिएगा, अब मैंने 9,55,000 रुपये पे मैंने जो है 32,000 के करीब टैक्स दिया है। अब मैं कोई इनकम, ये वही इनकम है जो मैंने अर्न की है, ये मैं निकलवाता हूँ या मैं इसको जो है पे करता हूँ। इस सूरत में जो भी है मैं निकलवाता हूँ या इसको मैं डिपॉजिट करवाता हूँ, इस सूरत में मुझे एक मरतबा ही टैक्स जो देना था वो मैंने FBR को देना है। बार बार मेरा ये टैक्स नहीं कटेगा। अगर वो कटता है तो वो FBR से हम क्लेम करेंगे। जैसे कि मैं अब ये जो है मैंने क्लेम किया है कि 2400 मेरा बैंक ने काट लिया था और मैं इसका क्लेम कर रहा हूँ। इसके बाद मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन, अगर आपने कोई गाड़ी वगैरह ली है, ज़ाहिर बात है कि जिसकी 6 लाख से अबव तनख्वाह होगी तो वो तो गाड़ी तो लाजमी लेगा। तो यहाँ पर आपने अपना जो है बैंक अकाउंट नंबर वगैरह लिखना है। सॉरी मैं लिखता हूँ, लगता है मुझे कि मैं गलत आ गया हूँ। हाँ जी सॉरी, मैं वाकई गलत आ गया था। तो यहाँ पे है 64,100,301 में है मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट की तरफ से जो मुझे गाड़ी का नंबर मिला है वो मैं लिखूँगा, और BDC और जो उसकी जो है कौन सी गाड़ी है, मॉडल लिखना है मैंने यहाँ पे, मॉडल 2019, और सीसी कितनी है, 1300 सीसी है, ये भी लिखना है मैंने। और इसके बाद ओके कर देना है मैंने। और यहाँ पे जो मेरा टैक्स रजिस्ट्रेशन कटा था वो मैं लिख दूँगा। मेरा तो 25,000 टैक्स गाड़ी पे कटा था, सो दैट्स वाई मैं यहाँ पे 25,000 रुपये ही लिख रहा हूँ। सो आगे चलते हैं, लेकिन चलने से पहले मैं इसको कैलकुलेट कर दूं, क्योंकि कैलकुलेट करने से ये होगा कि आपका जो भी टैक्स होगा यहाँ पर सबमिटेड वो कैलकुलेट होता रहेगा। मीन दैट कि अभी मैंने 32,000 टैक्स मैंने FBR का देना था, लेकिन 33,800 जो है वो FBR ने वो काट कर अब मुझे रिफ़ंड मेरा बन जाना है। वो मैं आपको बाद में बताऊँगा कि मेरा कितना रिफ़ंड बनता है। तो आप देखें, इलेक्ट्रिसिटी डोमेस्टिक कंज्यूमर हैं हम। अगर इलेक्ट्रिसिटी पे बिल पे भरते हैं तो आपका जितना भी सालाना बेसिस पे बिल आया तो यहाँ पे आपने बिल लिख देना है, ठीक है। यहाँ पे अपना रेफरेंस नंबर देना है और यहाँ पे अपना बिल लिख देना है। लेकिन मैं नहीं लिख रहा क्योंकि जो है ये खुद ही जानबूझ के नहीं लिख रहा। अब सेलफोन, आपने टेलीफोन बिल है, अगर आपके घर में टेलीफोन लगा हुआ है तो आप यहाँ पे टेलीफोन का जो है आपका जो नंबर है वो यहाँ पे अपना नंबर लिखेंगे। जैसे कि 68 जो है 597 का बाद का कोड है और 0000 ये फर्जी नंबर है, PTCL क्लिक कर दूंगा। और इसको आप देखिए मैंने सिर्फ समझाने के लिखा है। अब मैं यहाँ पे सिर्फ 1 रुपये लिख रहा हूँ और यहाँ पर भी सिर्फ मैं 1 रुपये लिख रहा हूँ। अब वो ये लिख क्यों रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं 1 रुपये नहीं लिखूँगा, 00 करूँगा तो मेरी जो है एडजस्टेबल टैक्स इसको एरर देगा, ठीक है। अब ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है। आपका जो ईयरली बेसिस पे बिल आया आपने सिर्फ वही बिल यहाँ पे लिखना है कि ईयरली बेसिस पे आपका कौन सा बिल आया है। अब प्रीपेड टेलीफोन कार्ड अंडर सेक्शन 236 1AB सॉरी 1B। अब देखिए प्रीपेड टेलीफोन कार्ड मीन दैट ये है कि हम प्रीपेड मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, प्रीपेड हम कार्ड यूज़ करते हैं, टेलीफोन और यूफोन जैज़ यहाँ पे, तो हम उसके हिसाब से हमारा बाज़ दफ़ा जो अखराजात हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं, सम टाइम वो हमारे अखराजात कम हो जाते हैं। तो उस हवाले से जो है ये भी फ़र्ज़ी फ़ोन नंबर है, यू फ़ोन का नंबर मैंने दे दिया है। इसको मैं क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे जो है मैंने जितना बैलेंस यूज़ किया इसका सर्टिफिकेट मिलेगा, ऑनलाइन भी मिल सकता है और आप जब फ्रेंचाइज में जाएंगे वहाँ से भी मिल सकता है। इस पे जो है एक 1100 रुपये टैक्स की कटौती होती है। वो इसलिए क्योंकि 79 रुपीज़ जो है वो 89 रुपीज़ जो है आपके अकाउंट में आते हैं और 11 रुपये जो हैं वो एडवांस इनकम टैक्स के मद में काटे जाते हैं। सो ये हो गया। और भी यहाँ पे बहुत सी चीज़ें हैं, अगर मैं करने लगूँगा तो मेरी बहनें फीमेल जो टीचर हैं वो बेचारी घबरा जाएंगी कि ये कैसा मसला है। तो ये तो मैंने खुद आपको इसलिए लिखा है क्योंकि मैंने चाहता था कि जो इम्पॉर्टेंट किस्म के टैक्सेस हैं वो आप गवर्नमेंट से क्लेम कर सके, ताकि आप लोग घर बैठे आप जो क्योंकि हम वो लोग हैं जो हर किस्म का टैक्स देते हैं लेकिन फिर भी कहते हैं कि नहीं यार हमने इनकम टैक्स में जो रजिस्ट्रेशन नहीं करवानी, क्योंकि इनकम टैक्स में अगर रजिस्ट्रेशन करवाई तो फिर जो है मसला हो जाएगा। अरे भाई आप हर किस्म का टैक्स देते हैं, आप चाय की पत्ती लेते हैं टैक्स देते हैं, सुई लेते हैं तो टैक्स देते हैं, माचिस लेते हैं तो टैक्स देते हैं, पेट्रोल लेते हैं तो टैक्स देते हैं, गाड़ी लेते हैं तो टैक्स देते हैं।
इवन के आप अपनी एक नींद की गोली भी लेते हैं तो उस पर टैक्स देते हैं, तो फिर भाई इनकम टैक्स की रिटर्न क्यों सबमिट नहीं करवाते आप? घबराते क्यों हो आप लोग? तो इसके बाद हमें चले जाना सीधा कंपटीशन पे। आपको मैंने बताया था ना कि गवर्नमेंट ने अब मेरा टैक्स मुझे देना है, क्योंकि मैंने 32,000 के करीब, वो 32,400 के करीब उन्होंने मुझसे टैक्स लेना था, जबकि मेरा विद होल्डिंग इनकम टैक्स बन गया 34,901 रुपये। और मैं एक आप बात पहले बता चुका था कि मेरी 9,29,000 की जो इनकम है उस पर एक मरतबा ही एफपीआर टैक्स काटेगा, बार बार टैक्स नहीं काटेगा। अब देखें मैंने कौन कौन सा टैक्स वापस लिया है। मैंने जो है मोबाइल फ़ोन पे जो टैक्स मेरा कटा था वो वापस लिया है, मैंने जो कैश विड्रा कराया था वो वापस लिया है, जो मैंने अपनी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन कराई थी विद होल्डिंग टैक्स की मद में वो मैंने वापस ले ली है। अब देखिए ये रिफंडेबल इनकम टैक्स की मद में मेरा 2501 रुपये अब जो है ये एफपीआर ने मुझे देना है। तो अब मैंने जाना है टैक्स रिडक्शन की तरफ। अब जो है यहाँ पर कैलकुलेटर के ज़रिए मैं यहाँ पर अपना टैक्स की रिडक्शन का जो 40% मुझे मिली है उसका मैं हिसाब कर लूँ, क्योंकि फिर ही मैं यहाँ पे लिख पाऊँगा कि मैंने 6400 पर कितना जो है यहाँ पर 40% निकालना है। अब इसका 40% 2560 रुपये बनता है, लेकिन एफबीआर अपने हिसाब से देगा। अब मैंने 2560 लिखा, लेकिन इसमें चेंजिंग हो जाएंगी। आप देखिए 2560 और ये हो गया। अब आपको मैं एक और बात बताता चलूँ कि ये 2560 मैंने टैक्स रिडक्शन लिखी है ना, अब जैसे ही मैं वापस जाऊँगा ना कंपटीशन में तो मेरा 2560 रुपये और इजाफा हो जाएगा रिफंडेबल टैक्स में। ये देखें जी 5,061 रुपये जो है मेरा रिफंडेबल बन गया है। इसके बाद जो है मैंने इसको सबमिट कर देना। सबमिट करके जो है ये मेरी सक्सेसफुली मैंने जो है इसको मुकम्मल कर लिया है, और मेरी इनकम टैक्स की जो रिटर्न है सेक्शन 114 का जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। आपने इनकम टैक्स की रिटर्न की जो फाइल करनी है रिटर्न वो इसी तरीके से करनी है। नो डिफ़िकल्ट, वेरी इजीली अपनी इनकम लिखें। अगर आपका घर नहीं है घर छोड़ दें, अगर आप अदर सोर्सेज नहीं है छोड़ दें। एडजस्टेबल टैक्सेस में जाएं, अपनी सैलरी लिखें। प्रेफरेंशियल 149 में जाके आपने जो टैक्स दिया है 6400 जैसे लिखा था वो लिखें। उसके बाद अगर आप टेलीफोन का अगर आपने सर्टिफिकेट हासिल कर लिया है तो जितना आपने टैक्स दिया है टैक्स डिडक्टेबल बनता है वो लिखें। और इसके बाद अगर आपने टैरिफ पीटीसीएल वगैरह नहीं यूज़ करते छोड़ दें, गाड़ी नहीं ली तो छोड़ दें। सिंपल सी यही करके अपनी जो इनकम टैक्स की रिटर्न है उसको सबमिट कर दें। बहुत इजी रिटर्न मैंने आपको बता दी, इससे इजी रिटर्न कोई नहीं बताएगा। ये जो लास्ट में मैंने अल्फाज अदा किए हैं ये फीमेल टीचर्स को मैंने बताया है कि इस तरह करके आप इनकम टैक्स रिटर्न को कंप्लीट कर देंगे। तो इसके बाद जो है हम चलते हैं सीधा एसेट डिक्लेरेशन की तरफ। एसेट डिक्लेरेशन की तरफ जाने का मकसद ये है कि आपने यहाँ पे इनको एफबीआर को बताना है कि आपके एसेट्स कितने हैं। सबसे ज़्यादा मुश्किल जो है वो टीचर हजरात को ही पेश आती है। तो यहाँ पर हमने बताना है इनको कि हमारे भाई एसेट्स कितने हैं। अब यहाँ पे देखें जी फाइनली तौर पे मैं यहाँ पे अपने फुली आपका जितना घर का खर्चा होता है सालाना बेसिस पे वो लिखते हैं। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मेरा 4 लाख रुपए खर्चा है। मैंने ये 4 लाख लिख दिया, उसको ओके कर दिया। अगर भाई आपके साथ कंट्रीब्यूशन करता है, अगर आपके हस्बैंड भी गवर्नमेंट जॉब करते हैं या प्राइवेट जॉब करते हैं, वो जितना आपके साथ कंट्रीब्यूट करते हैं, लाख करते हैं, 50 करते हैं, 2 लाख करते हैं या नहीं करते तो ना लिखें, अगर करते हैं तो लिखें। तो यहाँ पे लिख देंगे 2 लाख रुपए जो है वो मेरे हस्बैंड जो हैं, आपके मेरे तो हस्बैंड नहीं, मैं तो खुद किसी का हस्बैंड हूँ। तो यहाँ पे 2 लाख रुपए जो है वो कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि तकसीम हो जाना, जमा हो जाना, या किसी के साथ आपने मिलकर घर को चलाना। अब जैसे मैंने 2 लाख यहाँ पे लिखा है, 4 लाख आपने हाउस होल्ड एक्सपेंसेस में लिखा था, तो ऊपर देखे 2 लाख पर्सनल एक्सपेंसेस में आ गया, क्योंकि आपके हस्बैंड ने आपके साथ मिलकर जो है आपके साथ जो इनकम टैक्स की रिटर्न है उसमें पार्टिसिपेट किया, और वेल्थ स्टेटमेंट में आपको घर को चलाने में आप दोनों ने मिलकर घर चलाया है, तो इस वजह से वो आप दोनों में डिवाइड हो जाएगा। फिर इसके बाद चल जाएंगे पर्सनल एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ में। अगर आपकी कोई एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है तो यहाँ पे लिखिए, अगर आपकी एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी नहीं है या फादर की प्रॉपर्टी भी नहीं है तो नहीं लिखें। एक बात याद रखिएगा, अगर आप किसी की बीवी हैं तो आप अपने शौहर के एहसास से ज़ाहिर करेंगी। अगर आप किसी की बेटी हैं तो अपने बाप, वालिद, फादर, बहन, भाई इनके एहसास से शो करेंगी, वो करने लाजमी होंगी, ठीक है। और वो भी आपके एहसास से शो करेंगे अगर वो इनकम टैक्स उन पर लागू होता है तो, अगर नहीं होता तो उसको छोड़ देंगे।
नहीं तो अगर आप शादीशुदा हैं तो अपने शौहर के एहसास से तो शो करना बहुत ज़रूरी है, ये याद रखिएगा। और दूसरा ये, अगर आपका कोई अपना ज़ाती घर है तो यहाँ पे अपने ज़ाती घर का बारे में लिखिए। अगर आपका ज़ाती घर नहीं है, यहाँ पे आपका अपना घर है, मैं यहाँ पे सिर्फ वैसे लिख रहा हूँ अपना घर, अगर अपना घर है, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। अगर अपना घर है तो एड्रेस लिखें, ठीक है, ताकि मेरी बहनों को समझ आ जाए। और कहाँ पे है, किसका है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है, अदरवाइज। और उसकी क्या वैल्यू है, किसका है, अगर अगर आपके हस्बैंड का है तो आपने उसकी वैल्यू नहीं लिखनी, क्योंकि इसलिए वैल्यू नहीं लिखनी क्योंकि आपको नहीं पता आपके हस्बैंड में कितने में परचेज़ किया है, ठीक है, इसको कैलकुलेट कर देंगे। अदरवाइज वी नो दैट कि हमने कोई भी अभी तक इनकम जो है इसमें नहीं की। हाँ, अगर आपने कोई मुर्गियाँ, तोते, पैरट्स जिसे कहते हैं, रशियन कैट्स वगैरह अगर रखी हुई हैं तो वो लिखे, नहीं तो रहने दें। अब मैंने रशियन कैट्स लिखे रखी हुई हैं तो मैं इसको ऐड कर रहा हूँ। और हाँ, आपको जैसे मैंने पहले बताया था कि आपका 30 जून को जो भी बैंक अकाउंट में बैलेंस होगा वो आप लाजमी लिखेंगे, क्योंकि आपने बैंक स्टेटमेंट जमा करवानी है तो उसमें ऑलरेडी लिखा आ जाएगा कि 30 जून को आपका क्या क्रेडिट था। तो मेरा 30 जून को जो क्रेडिट था वो था 2000 रुपये। ये मैंने जानबूझ के लिखा है। अब मैं इतनी लंबी करूँगा तो आप जो है वो थोड़ा सा घबरा जाएंगे इस वजह से। मोटर व्हीकल आपने, जैसे कि मैंने लिख चुका हूँ कि मैंने जो है 1300 सीसी कार रखी हुई है, मैंने उसका नंबर 2 3 4 5 लिखा था और मैंने लिखा था 1300 सीसी, ठीक है, 1300 सीसी लिख देता हूँ। मॉडल 2019 था। वो कितने की ली थी जनाब, वो मैंने ली थी 18 लाख रुपए की। तो मैंने ये 18 लाख, अगर आपकी कोई चीज़ 50 लाख की है लेकिन आपने वर्क करके मेहनत करके हासिल की है तो बिला झिझक डरे लिखें, जैसे कि 9,29,000 रुपये पे मैंने टैक्स दे दिया है तो मुझे कोई डर खौफ नहीं है कि मैं अपने एसेट शो ना करूं, जबकि मैं टैक्स देता आ रहा हूं, मैं अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फिलअप करता आ रहा हूं, तो मैं अपनी हर चीज़ प्रॉपरली लिखूंगा, मुझे किसी चीज़ का डर नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो है आपका हाउस होल्ड इफेक्ट, जैसे कि लड़कियां शादी के बाद भी अपना कुछ सामान वगैरह, तो सामान चाहिए जिसे डॉरी कहते हैं, वो लेके आती हैं, या लड़का खुद बना लेता है, तो वो जितने का भी हो, या आपके पीछे कोई आपके हाउस होल्ड इफेक्ट्स से मुराद ये भी है कि पैसे वगैरह पड़े हों तो वो भी लिख सकते हैं। अगर नहीं पड़े तो उसको रहने दें, ज़ीरो कर दें इसको। पर्सनल आइटम में ये है कि आपने फीमेल स्टाफ टीचर के पास मोबाइल ना हो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो यहाँ पर मोबाइल की जो कीमत है तो वो ज़रूर लिखिएगा। और कैश नॉन बिजनेस, अगर आपके पास कोई कैश है तो वो कैश लाजमी लिखें। मेरे पास 1,78,000 कमेटी की सूरत में कैश था। कैश इन हैंड मीन दैट कि ज़रूरी नहीं है कि भैया आपके बैंक अकाउंट में हो, ज़रूरी ये है कि आपके हाथ में होना ज़रूरी है। आपने किसी को दिया हुआ है, किसी ने बोरो किया है, इस सूरत में जो बनता है वो आपने लिखना है, ठीक है। अब हमने चले जाना रिकंसाइलेशन एंड नेट एसेट्स पे। रिकंसाइलेशन एंड नेट एसेट्स से मुराद ये है कि यहाँ पर आपके जितने भी एसेट्स हैं उनके बारे में जो है मतलब तकसीम, ज़रब, ये वो, कितना कमाया, कितना दिया, कहाँ कहाँ किया, ये वो, ये फाइनल स्टेज होती है। अब यहाँ पे मैंने 9,29,32,400 टैक्स काट के मैं लिख रहा हूँ। मुझे ये नॉर्मल इनकम टैक्स सब्जेक्ट टू नॉर्मल में ही मेरा 32,400 का टैक्स कटा है, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिखा है। और इसके बाद मैंने इसको कैलकुलेट कर देना है। अब जैसे मैं कैलकुलेट करूँगा, मेरी यहाँ पर 2,89,000 के करीब जो है वैल्यू है वो माइनस में आ जाएगी। तो जो मेरे पिछले साल एसेट्स थे वो यहाँ पे मैं पेश कर दूंगा। मीन दैट कि मेरे पास पिछले साल कोई एसेट्स थे ही नहीं, मेरे पिछले साल कोई एसेट थे ही नहीं। मीन दैट ये है कि 7 लाख इंक्रीज डिक्रीज 7,29,000 जो हैं वो मेरे एसेट्स हैं वो इंक्रीज़ हुए, डिक्रीज़ नहीं हुए। मतलब 7,29,000 मैंने सेव किया है। पिछले साल मेरे पास 0 था, और ये -2 से घबराइएगा मत। -2 से 2,89,000 से मुराद है कि नेट एसेट प्रीवियस ईयर के, मतलब पहले मेरे पास कुछ नहीं था, ये मेरा पहला साल है जॉब का, इस वजह से मेरे जो हैं मेरे इतने अखराजात थे, लेकिन वो अगले अखराजात वो जॉब होने के बाद मैंने इसमें मेंटेन कर लिए।
रिकनसाइलेशन में आपने ये ज़रूर देखना है कि आपकी जो अमाउंट अनरिकनसाइल्ड अमाउंट है वो ज़ीरो होना लाजमी है। अगर वो अनरिकनसाइल्ड अमाउंट ज़ीरो ना हुई तो जहन में रखिएगा, इसका मतलब है कि आपने कहीं पर गलती की है जिसकी वजह से आपकी इनकम टैक्स की जो रिटर्न है वो सही तरह सबमिट नहीं हो पा रही। इसके साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। मैं हूँ फैसल चौधरी और आप देख रहे हैं द